So, hello everyone. Today we have Mr. Varun Bharti, who is the director of YS Group. Welcome to our show, sir. Thank you, you Tanuja. so much for giving us this time. So, last interview हमने आपका देखा था. आपके इंटरव्यू में आपने बात की थी कि हम बच्चों को जो है वो एक्सपायर्ड एजुकेशन तो नहीं दे रहे. Now that's where it pinched me कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बच्चों को एक्सपायर्ड एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम किस तरह से बच्चे का पहला स्टेप जो है वो तैयार करें, किस तरह से बच्चे का पहला स्कूल सेलेक्ट करें ताकि उसको सो कॉल्ड एक्सपायर्ड एजुकेशन ना मिले. श्योर, लेट मी ट्राई तनुजा जो मैं इस पे बोल सकता हूँ. नंबर वन, मुझे लगता है कि जो एक स्कूल है बच्चे का, स्पेशली पहला स्कूल है, दैट शुड बी अ स्कूल ऑफ हैप्पीनेस. बच्चा जो है मोर देन एकेडमिक्स, मोर देन एनीथिंग, इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस जो हमें चूज़ करना चाहिए बच्चे का एज ए पहला स्कूल. आप इसको इस तरह से समझिए कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं. नर्सरी क्लास में फर्स्ट फ्लोर, केजी क्लास में सेकंड फ्लोर, देन फर्स्ट क्लास में थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये बात सही है कि हम एक ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो बहुत ऊंची हो, बहुत क्लासेस वाली हो, बट वो बिल्डिंग जो है वो सुंदर भी होनी चाहिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक जो फ्लोर है वो सुंदर होना चाहिए. सुंदर का मतलब है लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि बच्चे का जो पहला स्कूल है वो हैप्पीनेस से भरा होना चाहिए. जैसे मैं अगर इसको इस तरह से बात करूं कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ पे हर रोज़ ही रो रो के जा रहे हैं, दुखी होके जा रहे हैं, और फिर VRS की ऑप्शन भी नहीं है, राइट? तो नाउ हाउ वुड यू फील? आई मीन, आपने पूरी ज़िंदगी अपनी एक ऐसी जगह पे लगा दी जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते थे. इसी तरह से बच्चे का है. तो मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हैं, नंबर वन, उनको ऐसा स्कूल चूज़ करने की ज़रूरत है जहाँ पे हैप्पीनेस हो. यू रिमेंबर, मैं व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे ध्यान है स्कूल्स इस तरह के होते थे जो कि शटर उठाओ तो स्कूल आ जाता है, और वो एक जाली के दरवाजे होते थे, वहाँ एक मेड बैठी होती थी, डंडा उनके हाथ में होता था कि कोई बच्चा बाहर ना जाने पाए. तो ठीक है, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बट देन दोज वर द स्कूल्स जहाँ पे बच्चे को डर लगता था. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में जाए, उसकी शिक्षा ऐसी स्टार्ट हो जहाँ पे वो स्कूल से, पढ़ाई से, शिक्षा से डरने लग जाए. आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू गेट अ वेरी हैप्पी स्कूल. सो मेरे ख्याल से जो स्कूल है, नंबर वन, दैट शुड बी अ वेरी हैप्पी स्कूल. दूसरा, मेरे ख्याल से जो हमें ज़रूरत है वो इस तरह के स्कूल्स की ज़रूरत है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, ऐसे स्कूल्स विच शुड से नो टू क्रैमिंग एंड येस टू क्रिएटिविटी. अब इस पे मैं फिर से काफ़ी चीज़ें आपके सामने एग्जांपल जो है वो कर सकता हूँ. जी सर, मैं थोड़े से एग्जांपल्स और देखना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम क्रैमिंग और क्रिएटिविटी की बात करें तो ये तो हम एक थोड़े से बड़े एज ग्रुप में आ जाते हैं कि बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा होता है तब हम उसको रट्टा मरवाते हैं, तब हम उससे क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पर जब बच्चा छोटा होता है तो हम किस तरह से अश्योर करें कि बच्चा क्रिएटिव हो रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे की जा सकती है? राइट. नंबर वन, जो क्रिएटिविटी है दैट शुड बी एम्बेडेड इनटू द सिस्टम. और दूसरा, ये जो क्रैमिंग है, क्रैमिंग सिर्फ बड़े होकर शुरू नहीं होता. यकीन मानिए, क्रैमिंग नर्सरी क्लास से शुरू हो जाता है. आपने सुना है मम्मास को बात करते हुए कि मेरे बच्चे को 5 पोइम्स आती हैं, उसके बच्चे को 4 पोइम्स आती हैं, अंकल बाहर से आ गए हैं, बच्चा इनके सामने एक पोइम सुनाइए. बच्चा अंग्रेजी में पोइम नहीं सुना रहा, बच्चा शाई होके पीछे खड़ा हुआ है. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट दिस थिंग, द सेम क्रैमिंग. और क्रैमिंग में भी आप सोचिए, अगर मैं नर्सरी की बात करूं तो एक पोइम है विच इज़ लाइक लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन. हैव यू हर्ड दिस पोइम, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन? अब एक नर्सरी का बच्चा है, उसको आप लंदन ब्रिज के बारे में बता रहे हैं जो कि लंदन में है, इंडिया में पढ़ा रहे हैं, एंड मुझे नहीं पता कि लंदन में ये पोइम पढ़ाते हैं या नहीं, इंडिया में ये सबको जरूर आती है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन. अरे उसको भाखड़ा नंगल बांध के बारे में पढ़ाइए, कुछ और चीज़ पढ़ाइए तो बात बनती है. लंदन ब्रिज कहाँ से आ गया? और जैसे पहले भी हमने बात की, रिवर्स काउंटिंग की बात कर ले, इतने ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं. मैं कल एक मैथ्स की बुक देख रहा था, केजी क्लास की, और मैं पेरेंट्स भी जो केजी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, केजी क्लास में तकरीबन हर बुक में एक टॉपिक है जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन. यस, केजी क्लास में डेटा हैंडलिंग. नाउ मुझे बताइए, अगर मैं आपसे भी पूछूं व्हाट इज डेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, बट हमने केजी क्लास में भी डाल रखा है डेटा हैंडलिंग. डू यू रियली थिंक
कि केजी क्लास के बच्चे को 4 साल के बच्चे को डेटा हैंडलिंग समझ में आ रहा होगा? दैट वुड बी, व्हाट इज दैट? नाउ दैट इज क्रैमिंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. क्रिएटिविटी जहां तक बात है, क्रिएटिविटी इज अ जर्नी, इट्स अ माइंडसेट ऑफ द स्कूल, माइंडसेट ऑफ द टीचर्स, देन देयर वुड बी अ माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स. जैसे हम पढ़ाएंगे क्रिएटिविटी, उसी तरह से फिर बच्चे क्रिएटिव जो है वो बनेंगे. जैसे अगर मुझे बच्चों को सिंपल एक ड्राइंग भी करवाना हो, तो अगर फूलों के ऊपर ड्राइंग करवाना हो, तो अभी हम बोलते हैं कि रोज है रेड कलर का. रोज वैसे कौन से कलर का है? जिस कलर का चाहे. ब्लैक रोजेस. हाँ, ब्लैक रोजेस भी होती है. पर आप बच्चों से पूछिए कि बच्चे ब्लैक रोजेस होते हैं, येलो रोजेस होते हैं. बच्चे को रोज का मतलब पता है, रेड कलर का फ्लावर. नाउ दिस इज क्रैमिंग, व्हाट इज दिस? और मुझे बताइए, कौन से स्कूल में रोज को कलर करने से पहले बच्चों को गार्डन में लेके जाया जाता है कि ये रहे फ्लावर्स, देखो कितने तरह के फ्लावर्स हैं, अब वापस आओ, इनको बोलते हैं फ्लावर्स, अब आप पेंट करो, और कोई भी पेंट करो. यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को हम ना सिखाएं, उनको ऐसा माहौल क्रिएट करें उनके लिए जहाँ पे वो अपने आप देख करके अडॉप्ट करना सीखें और वो बचपन से ही क्रैम ना करें. Exactly. Now, this is what we say, this is the teaching methodologies. Journey of a letter, journey of drawing, and in our system, in our school especially, we have started so many such kind of things. जहाँ पे बच्चे को एक भी चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. He will learn, he will understand. अरे कई जगह पे तो ये होता है कि आपने बादलों के बारे में पढ़ाना है, आपने आसमान के बारे में पढ़ाना है, तो भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है. बाहर आसमान है जनाब, बाहर ले जाइए और आसमान दिखाइए. और आसमान भी आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ड्राइंग भी आप ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, तो फिर आप बोलिए ये क्रैमिंग नहीं तो और क्या है? क्रैमिंग का तो बिल्कुल सही है, समझ में आ जाता है सर. सर लेकिन काफ़ी सारे फिर पेरेंट्स होते हैं, उनको ये हो रहता है कि बच्चे का रिजल्ट तो आना चाहिए. अब अगर हम बच्चे का बेस ही उसको जो सिखा रहे हैं वो ही अलग तरीके से सिखा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जैसे आपने बोला कि जब तक एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, मैंने आपका पिछला इंटरव्यू देखा था जी, जब तक एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा. तो यहाँ पर इस एज के बच्चों का एग्जामिनेशन सिस्टम हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? राइट. तनुजा, एक तो हर स्कूल के पास काफ़ी हद तक ये लिबर्टी है कि वो अपना एग्जामिनेशन सिस्टम 8th क्लास तक एटलीस्ट खुद चूज कर सकते हैं. अब जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ. एक 2nd क्लास में एक मैंने बुक देख रहा था, उसमें एक चैप्टर है अब्दुल कलाम जी के ऊपर, और उसमें एंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब्दुल कलाम जी का फेवरेट सब्जेक्ट उनके स्कूल में कौन सा था. एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर अब्दुल कलाम साहब खुद आ जाएं, वो खुद भी बोलेंगे कि यार मैं तो भूल गया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, पता नहीं साइंस था, पता नहीं मैथ्स था, पता नहीं इंग्लिश था, पता नहीं कौन सा वाला सब्जेक्ट था. और इसके क्या फ़र्क पड़ता है कि उनका कौन सा सब्जेक्ट था. तो स्कूल्स को ये चाहिए कि एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह से डालें ताकि बच्चे को उसकी ज़रूरत ना हो. जैसे कि अब मेरे को अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन बच्चे को सिखानी है ना, एक तो मैं इस तरह का क्वेश्चन डालूंगा कि ये आपके पास फ्रूट्स हैं, मैंने इतने फ्रूट्स ले लिए, ये इतना पैसा है, मैंने इतने पैसे ले लिए, आपके पास कितने पैसे बचे. अब हमने किस तरह से वो क्वेश्चन डाला है कि आपका एक ट्रिप जा रहा है, ट्रिप पे यू आर टू पे 150 रुपी, और बच्चे को उसके पेरेंट्स ने 500 रुपी दे दिए. पर उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं जा रहा ट्रिप पे, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं, लेट अस सपोज दे कांट अफोर्ड. अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या करेंगे. कैन यू बिलीव इट, ये 2nd 3rd क्लास के बच्चों का आंसर था. कई बच्चों ने ये आंसर लिखा कि सर मैं 150 अपने फ्रेंड को दे दूंगा और फिर हम दोनों वहाँ पे ट्रिप पे जाएंगे. कुछ फ्रेंड्स ने ये भी लिखा कि सर जो 150 प्लस 150 300 होगा, जो 200 रुपये मेरे पास बचेंगे, वो भी मैं 100 रुपये अपने फ्रेंड को दूंगा, 100 रुपये खुद रखूंगा और फिर हम ट्रिप पे जाएंगे. तो मनी लेफ्ट विद मी इज $100. कईयों ने ये भी लिखा कि सर 150 मैं खुद अपने ट्रिप की पे करूंगा और जो 350 रह गए वो मैं अपने पास ही रखूंगा. Which is fine. Which is completely fine. See, now the same question has the 3 different answers, right? And maybe so many more different answers. But then this is what we say, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है. अब क्वेश्चंस मैथ्स में जनरली इस तरह के आते हैं कि आपके पास 600 टॉफीज़ हैं, आपके फ्रेंड के पास 700 टॉफीज़ हैं, टोटल बताइए कितनी टॉफीज़ हैं. टॉफीज़ का पता नहीं, कैविटी ज़रूर है.
राइट? आपके पास 18 ऑरेंजेस है, उसके पास 15 एप्पल्स हैं, और उसके एक हाथ में 15 एप्पल्स है, एक हाथ में 18 ऑरेंजेस है। बताइए कितने फ्रूट्स हो गए? अरे इतने बड़े बड़े हाथ कहाँ से लाओगे? कैन वी बी वेरी प्रैक्टिकल? अब श, आपको ध्यान है तनुजा कि जो षटकोण होता था, इस तरह से जो श पड़ता है उसके षटकोण, षटकोण आपको पता है क्या चीज़ है? नहीं सर। ना, मैं जब हिंदी टीचर से पूछता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं सर छतरी बनी होती है, कुछ उसमें रंग होते हैं, हमें बस इतना का ध्यान है कि वो षटकोण है। षटकोण इज हेक्सागन, राइट? अब जिस बच्चे को आपने फिगर्स करवाई नहीं है, जिसको सर्कल के बारे में नहीं पता, जिसको स्क्वायर के बारे में नहीं पता, जिसको रेक्टेंगल के बारे में नहीं पता, उसको आप षटकोण क्या करवा रहे हैं? पर फिर भी हम करवाए जा रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि हम बड़ी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये ज़रूर बोलूँगा कि आप ऐसे स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाइए। हर बच्चे का दाखिला ऐसे स्कूल्स में होना चाहिए जहाँ पे ये जो रोट एजुकेशन है, क्रैमिंग वाली एजुकेशन है, वो ना हो। अदरवाइज बच्चे कुछ बनेंगे नहीं। जी सर, ये तो एजुकेशन की बात हो गई। ये बात हो गई कि हम क्रिएटिविटी और एजुकेशन को किस तरह से एक साथ मिला सकते हैं। आपने लास्ट इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एजुकेशन के 3 पिलर्स हैं, राइट? तो सर मैं तीसरे पिलर के बारे में इस बार यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूँ। जो तीसरा पिलर था वो था वैल्यूज का। तो वैल्यूज, क्रिएटिविटी और ये न्यू एजुकेशन, इन तीनों को हम किस तरह से एक साथ मिला करके बच्चे को सिखा सकते हैं? अगेन यहाँ पे बात उन्हीं बच्चों की हो रही है जो अभी अभी स्कूल में आ रहे हैं, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। अब क्योंकि वैल्यूज जब सिखाई जाती हैं, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, मुझे तो वैल्यूज ऐसे ही सिखाई जाती थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, कई बार ऐसा होता है मुझे झूठ बोलना पड़ जाता है सर, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो इस बात को सच मान लेते हैं, नहीं नदी किनारे साफ है। फिर वो देखते हैं कि झूठ बोल दिया, सांप आया नहीं, मतलब झूठ बोलने से कुछ गलत होता नहीं, राइट? तो ऐसा क्या करें कि हम बच्चे को ये ना सिखाएं कि हम बच्चे के अंदर ये वैल्यूज जो हैं वो उसके जज करने के लिए ही छोड़ दें। राइट। Number one, I don't have any sure short answers to these questions because बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि एक ही बंदे के पास सारे आंसर्स होने भी नहीं चाहिए। That is the beauty of education. Every person should have his own different answers. Number one. Secondly, अगर मुझे अपने आंसर्स चूज़ करने हों तो मैं ये बोलूँगा कि हम कितने सालों से एजुकेशन सिखा रहे हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, राइट? तो मुझे इसका परिणाम बताइए क्या हुआ। या तो सब लोग सच बोलना शुरू कर गए हैं, अगर कर गए हैं तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सच बोलना चाहिए। अगर अब तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनको सच बोलना चाहिए तो फिर अगली जनरेशन को भी बता के क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो हमें कोई ना कोई डिफरेंट डिवाइस ढूंढना पड़ेगा। आपको मैं वैल्यूज़ के ऊपर एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने लालची कुत्ता ग्रीडी डॉग की कहानी पढ़ी? जी सर। सारे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, पूरे देश भर में पढ़ाते हैं, जी। पूरे इंडिया में सबको पढ़ाते हैं ग्रीडी डॉग। और डॉग के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, ग्रीडी डॉग के बारे में हर बच्चे को पता है। आप देखिए, एक केजी क्लास के बच्चे को मैं लालच के बारे में सिखा रहा हूँ, बीमारी के बारे में सिखा रहा हूँ, और फिर उसको बोल रहा हूँ कि बीमारी ये है पर बीमार मत होना, स्वस्थ रहना। स्वस्थ के बारे में सिखाना है तो बीमारी के थ्रू क्यों सिखाना है, डायरेक्टली क्यों नहीं सिखाते हो? परोपकार सिखाओ, अच्छी वैल्यू सिखाओ। लालची कुत्ता लालच सिखा के फिर हम बोलते हैं कि पर लालच नहीं करना, उसने लालच किया। हम डर बच्चों में पैदा कर रहे हैं। ये जो नदी किनारे सांप है ये भी डर है। अगर हर चीज डर से जाएगा फिर वैसा नहीं हो पाएगा। जब डर खत्म तो वैल्यू भी खत्म। जब पकड़े जाने का डर नहीं तो फिर वैल्यूज भी खत्म। तो जरूरत नहीं है हर चीज डर के थ्रू सिखाई जाए, चीजें प्रेम के थ्रू भी सिखाई जा सकती है, अच्छे थॉट्स के थ्रू भी सिखाई जा सकती है, जो कि हम शायद थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। अगर वहाँ पे एजुकेशनिस्ट थोड़ा सा और एनर्जी डाल दें तो बेटर हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। मैं एक और अगर तनुजा आपको बात करूँ तो मैं एक्सपायर्ड एजुकेशन के बारे में पिछली बार ज़रूर बात की थी। अगर मुझे 2-4 लाइनें और इसके बारे में बोलनी हो, अगर
दोबारा से मैं यही पेरेंट्स को बार बार बोलूँगा और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बोलूँगा, अगर आपको ब्रेड लेके आनी हो, कोई बोले कि ये एक्सपायर्ड ब्रेड ले जाओ, ₹1/2 में दे दूंगा, मैं आधे दामों में दे दूंगा, आप ले आएंगे? नहीं लेके आएंगे, है ना। ऐसे ही मेडिसिन कोई बोलेगा कि चलो 1/4 मेरे को पे कर देना, पर ये एक्सपायर्ड मेडिसिन ले जाओ, आप ले जाएंगे? जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक्सपायर्ड का मतलब है या तो वो असर नहीं करेगी या वो गलत असर करेगी। बट हम और कोई भी इंसान है ना, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन लेने को तैयार है, ना वो एक्सपायर्ड खाना लेने को तैयार है। एक्सपायर्ड एजुकेशन की पर कोई बात नहीं करता। एक्सपायर्ड एजुकेशन फिर सब लिए जा रहे हैं, खुशी से लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो मैं बच्चों को, पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूँगा कि एक तो एक्सपायर्ड एजुकेशन नहीं लेना, दूसरा स्कूल ऐसा चूज़ करना है जो कि आपको खुशी दे, जो कि आपको हैप्पीनेस दे, और तीसरा मैं बोलूँ तो ये कि प्रेशर्स भी थोड़े कम रखिए बच्चों पे, है ना। मेरे पास एक पेरेंट आए, मैं बड़ी सॉरी बट थोड़ी सी फनी बात है, वो पेरेंट आए, कहते जी हमने बच्चे की नर्सरी में एडमिशन करवानी है, बच्चा 3 साल का था। तो आई टोल्ड देम कि जी ठीक है आप करवा दीजिए। कहते इसकी IIT की तैयारी शुरू करवानी है। मैं क्या, बच्चा तो 3 साल का हो गया। कहते हाँ जी। तो मैं क्या, आप 3 साल क्या कर रहे थे, आपने अभी तक शुरू नहीं करवाई IIT की तैयारी, बच्चा तो पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से अगर प्रेशर्स होंगे तो बच्चे कैसे चलेंगे? हर चीज़ में प्रेशर्स तो नहीं होगा। तो अगर बच्चों को सिखाना है तो पैशन सिखाइए, प्रेशर ना सिखाइए। दोनों में से एक ही चीज़ होगी। हम सबको ये लगता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि जितना प्रेशर डालोगे उतना जो कोयला है वो हीरा बनेगा। ना जनाब, पैशन से भी कोयला हीरा बनता है। कोशिश करके देखिए। मैं अपनी बात अगर एक कहानी के थ्रू एंड करने की ट्राई करूं, आपने सुना है वो हेयर एंड द टोर्टोइस? हाँ जी, कछुआ और खरगोश। तो कहानी कुछ इस तरह से थी जनाब कि कछुआ जा रहा होता है और खरगोश उसके पास भाग के आता है और बोलता है कि चल हम रेस लगाते हैं। कछुआ बोलता है ठीक है रेस लगाते हैं, और खरगोश ने बोला कि जो जीतेगा रेस में अल्टीमेटली हिल बी द विनर, जो वहां तक पहुंचेगा, है ना। तो दोनों भागते हैं और खरगोश सो जाता है। अच्छा, अगर खरगोश ना सोता तो क्या बोलते? फिर बोलते स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नहीं। तो क्या कछुए को पता था कि खरगोश सोगा, इसलिए उसने रेस लगाई? लेट अस सपोज तनुजा, आप साइकिल पे जा रही हैं और कोई कार वाला आए आपसे बोले कि रेस लगाएं। अगर आप अपनी सेंसेस में हैं तो क्या आप हाँ करोगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अनलेस एंड अनटिल आपके पास पता नहीं किस तरह का साइकिल हो और कोई जादुई साइकिल हो, आप कभी हाँ नहीं करेंगे। सो सोचने की बात यह है कि खरगोश ने, कछुए ने हाँ क्यों बोला? कछुआ क्यों माना रेस के लिए? मेरे हिसाब से कछुआ रेस के लिए माना ही नहीं। मेरे हिसाब से कछुआ उसी डायरेक्शन में जा रहा था। इस तरह से समझते हैं, साइकिल वाला जा रहा था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, कार वाला आया कहता रेस करनी है। साइकिल वाला अपनी धुन में जा रहा है, मस्ती से जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो जीते का हारे, वो लाइफ एंजॉय कर रहा है साइकिल पे। वो कहता कोई बात नहीं, कर लेते हैं, चलो आप, मैं पीछे पीछे आता हूँ। और कार वाला चला गया, जाके उसका टायर पंचर हो गया, जो कि साइकिल वाले को नहीं पता था। और ये अचानक हुआ कि साइकिल वाला आगे निकल गया। इसी तरह से कछुए खरगोश का हुआ। तो बच्चों को ये ना सिखाएं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उनको ये सिखाएं कि विनिंग द रेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंजॉइंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, रनिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। आराम से चलो, कछुए की चाल चलो, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी आता रहे, कोई भी जाता रहे, क्या फर्क पड़ता है? यू शुड बी स्टैंडिंग। और यही सारे धर्म सिखाते हैं, बस हम एजुकेशन में ये सिखाना भूल जाते हैं। और यकीन मानिए ऐसे बच्चे बेटर इंसान बनेंगे। और कईयों को लगता है कि अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो बच्चा IIT नहीं क्लियर करेगा, और इसी प्रेशर ने कितने बच्चों की जान ले ली। कोटा अगर आप जाके देखें, कोटा इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड सिटी समवेयर, क्योंकि कोटा में कितने बच्चे जाते हैं और कितने बच्चे अपनी जान देते हैं। वो बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं कि हमने फिजिक्स का कंसेप्ट पता लगेगा, कुछ केमिस्ट्री का कंसेप्ट पता लगेगा, वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमने IIT में जाना है। अगर कल उनको बोलो कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, इसमें सोशियोलॉजी है, वो सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर उनको बोलो कि सोशियोलॉजी भी नहीं है, इसमें मिट्टी खोदना है, तो वो मिट्टी खोदना शुरू कर देंगे। उनका कोई लेना देना नहीं है साइंस के साथ, उनका सिर्फ IIT के साथ लेना देना है। IIT भी क्योंकि जॉब के साथ लेना देना है। Do they actually want to be engineers? Do they actually want to know science? My take is no. Most of them no. तो बच्चों को आप खुशी सिखाइए, शुरू से सिखाइए। और दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल टू द पेरेंट्स कि अगर स्कूल चूज करना है तो एक खुश स्कूल चूज कीजिए, आपका बच्चा बेहतर होगा। तो थैंक यू सो मच सर
मुझे Thank you so लगता है much, तनुजा। हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि स्कूल चूज करना है तो एक हैप्पी स्कूल चूज कीजिए जहाँ पे बच्चा आ करके सीखने के साथ साथ खुश भी रहे, प्रेशर भी ना ले। तभी आपका बच्चा, जैसे कि सर बोल रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएगा और एक्सपायर्ड एजुकेशन से दूर भाग पाएगा। Thank you so थैंक यू much. सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you, तनुजा।